मैं विवेक अवस्थी अपने YouTube चैनल के एन स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज के प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हम लोग नए प्रश्न लेकर आए हैं, जिनको करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही होगा। आपको अपना एक ऑप्शन चूज करना है, फिर कंटेंट को देखना है, फैक्ट को देखना है और ये डिफाइन कर डिस्कस करना है कि ये क्वेश्चन और कितने तरीके से टूट सकता है, बन सकता है। अपने साथ जुड़े सदस्यों से यही अनुरोध होगा कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। पहला क्वेश्चन, 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित किया गया? तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, 21A। क्लियर? क्वेश्चन देखो क्या बन सकता है। 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? आंसर होगा 2002। किस उद्देश्य से किया गया? तो आंसर होगा सर्व शिक्षा को पूर्ण करने के उद्देश्य से, या ये कहा जा सकता है सर्व शिक्षा को पूर्ण करने के उद्देश्य से कौन से नंबर का संविधान संशोधन किया गया? आंसर 86वां। कौन सा अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया? आंसर 21A। 21A से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का एक कानूनी अधिकार बनाया गया, जो कि मूल अधिकारों में जोड़ा गया। क्लियर? अगर जो साथ में लिखे हुए ऑप्शन के अनुच्छेद इनकी बात करें तो अनुच्छेद 22 हमारा कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जिनसे गिरफ्तारी को निरोध करता है, गिरफ्तारी का विरोध करता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध करने का संरक्षण प्रदान करता है और अनुच्छेद 19 हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है अभिव्यक्ति की, सम्मेलन की, संघ बनाने की, संचरण की, निवास की और वृत्ति की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसमें से ये बताना है कौन सा सही सुमेलित है और कौन से गलत है। तो हम लोग यहाँ सारे सूची की बात करेंगे। पहली सूची चौथी अनुसूची है, राज्यसभा सीटों के आवंटन से संबंधित है। 7वीं भाषा से 8वीं संघ राज्य समवर्ती सूची, 9वीं दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान। इसमें से सही कौन सी है? कौन सा ऑप्शन ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? देखो यहां पर आंसर होगा बेटा ए, चौथी अनुसूची। क्लियर? यहां पर आंसर क्या होगा? चौथी अनुसूची, दूसरा नहीं होगा, आंसर गलत है। पहला आंसर क्या होगा हमारा? जाएगा चौथी अनुसूची, बिल्कुल सही। चौथी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है। 7वीं अनुसूची, देखो 7वीं अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती विषयों का बंटवारा करती है कि कौन से विषय संघ के होंगे, कौन से राज्य के होंगे और कौन दोनों से संबंधित होंगे। तो 7वीं अनुसूची में 100 विषय ऐसे हैं जो किससे संबंधित हैं? संघ के। अर्थात यहाँ पर संघ सूची की बात होगी तो विषय कितने हो गए? 100। राज्य के कितने विषय हो गए? 61। और समवर्ती विषय कितने हो गए? 52, 52। क्लियर? अब अगर हम लोग बात करें 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची सबको पता है भाषा से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जुड़ी हुई नहीं है, या 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो मूल रूप से 14 भाषाएं थीं, परंतु वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। क्लियर? हाँ, अंग्रेजी भाषा राज्यों की तो है, 2 राज्य हैं जिनकी राजकीय भाषा है, लेकिन अंग्रेजी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की ये राजकीय भाषा है। क्लियर? 9वीं अनुसूची की अगर हम लोग बात करें तो देखो 9वीं अनुसूची भू सुधार, जमींदारी प्रणाली उन्मूलन, इससे संबंधित है। क्लियर? 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 9वीं अनुसूची को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। और इसमें ये बचाव भी किया गया कि इनमें बनाए गए नियमों की समीक्षा न्यायालय न कर सके। अर्थात यहाँ पर जो भी चीजें मेंटेन की जाएंगी, जो बनाई जाएंगी, जो कानून रखा जाएगा, उसको न्यायालय में चैलेंज न किया जा सके। लेकिन यहीं पर एक पॉइंट नोट करने की आवश्यकता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि 24 अप्रैल 1975 के बाद
सम्मिलित कानूनों की समीक्षा न्यायालय कर सकता है। अर्थात 24 अप्रैल 1975 के बाद अगर कोई भी कानून नवी अनुसूची में डाला जाता है या बनाया जाता है तो उसकी समीक्षा न्यायालय कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य राजनीतिक प्रजातंत्र, सामाजिक प्रजातंत्र, गांधीवादी प्रजातंत्र, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र, ये आपके ऑप्शन है। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? देखो, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, इसके पीछे उद्देश्य क्या था? तो एक बात समझो, संविधान सभा के निर्माण में उस समय भारत के प्रत्येक प्रमुख व्यक्ति उस सभा में शामिल था। सिर्फ एक अगर अपवाद छोड़ दिया जाए और वो थे महात्मा गांधी। क्लियर। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना था। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जिसे भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को नहीं दिया? धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? देखो, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में हमें धर्म प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि भारत धर्म निरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, अपना कोई स्वयं का एक धर्म स्थापित नहीं किया गया, इसलिए धर्म प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार प्राप्त है, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार प्राप्त नहीं है। हम कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन का दबाव नहीं बना सकता, प्रेशराइज नहीं कर सकता। हाँ, हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुरूप धर्म को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया हमारा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख। देखो, आंसर है संविधान की उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और नवी अनुसूची। क्या ऑप्शन होगा? आंसर होगा बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तीन विचारधाराओं से मिलकर बने हैं, समाजवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा और उदार बौद्धिकवादी विचारधारा। क्लियर। तो अनुच्छेद 51 में उदारवादी बौद्धिक विचारधारा से जुड़ा हुआ है और जिसमें कहा गया है अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख होता है। क्लियर। तो आंसर क्या होगा यहां पर? बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्धित हुई है। भारतीय संविधान में नवी अनुसूची, इसके लिए क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन की आप व्याख्या देखें। आंसर क्या होगा? प्रथम संविधान संशोधन 1951, आंसर ए। क्लियर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए, मौलिक अधिकार। देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आंसर होगा अनुच्छेद 32। या अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचार से संबंधित है। यहां पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में एक मूल अधिकार है। क्लियर। एक विशेष पॉइंट है कि जो मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है वो स्वयं में एक मूल अधिकार है। क्लियर। इसीलिए संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है भीमराव अम्बेडकर ने। क्लियर।
तो यहां पर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर के अनुसार क्या है, तो आंसर क्या होगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी अनुच्छेद 32। क्लियर। केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा, देखो इस पर भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के मध्य जो वैधानिक शक्तियां हैं यानी जो कार्य क्षेत्र हैं, जो विषय हैं, उनका बंटवारा किस अनुसूची में है, तो आंसर क्या होगा, 11वीं अनुसूची। क्लियर। यहां पर आंसर हमारा क्या होगा, 11वीं अनुसूची हमारी किससे संबंधित है, पंचायत की शक्तियों से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, पंचायत की शक्तियों से अनुसूची संबंधित है। 9वीं अनुसूची की अगर बात करें, इसके भी हम सेकंड क्वेश्चन में डिफाइन कर चुके हैं, भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। जो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा शामिल की गई, और यहां पर आंसर होगा हमारा 7वीं अनुसूची। बिल्कुल आंसर ए, 7वीं अनुसूची राज्य केंद्र के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा करती है, संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और समवर्ती क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का संरक्षक, मौलिक अधिकारों को संरक्षण कौन प्रदान करता है, ऑप्शन क्या होगा। देखो इस पर भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें अनुच्छेद 32 की हम लोगों ने बात की है। तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है वो सर्वोच्च न्यायालय प्रदान करता है। क्लियर। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, ऑप्शन बताइए, कौन सी शर्त ऐसी नहीं है जिससे भारतीय नागरिकता प्राप्त होती हो। ऑप्शन हो गया, देखो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए जन्म अर्थात वंशक्रम, इसका मतलब ऑप्शन ए सही है, वंशक्रम पर नागरिकता प्राप्त होती है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की बात की गई है। जन्म से नागरिकता यानी वंशक्रम से मिल सकती है, लेकिन यहां पर एक अपवाद है, किसी भी राजनयिक के पुत्र उत्पन्न हो, कोई भी राजनयिक अर्थात किसी भी देश का एम्बेसडर हमारे यहाँ है, राजदूत है, तो उसके पुत्र को नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। शत्रु देश के नागरिक के पुत्र को नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। ये जन्म में अपवाद है। क्लियर। वंशक्रम से प्राप्त हो जाएगी, पंजीकरण से प्राप्त हो जाएगी, और अधिवास यानी 7 वर्ष से अधिक से है तो उसको प्राप्त होगी, वो पंजीकरण करा सकता है। लेकिन संपत्ति के स्वामित्व से नागरिकता प्राप्त नहीं होती। भारतीय नागरिकता संपत्ति के स्वामित्व से प्राप्त नहीं होती। तो आंसर क्या होगा, बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मूलभूत अधिकार नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार या ये सभी। क्या आंसर होगा, देखो आंसर सी, बिल्कुल आंसर सी होगा, संपत्ति का अधिकार। हम लोग कई क्वेश्चन इसके बारे में कर चुके हैं। संपत्ति का अधिकार पहले मूलभूत अधिकार यानी मूल अधिकार था, परंतु इसको मूल अधिकार नहीं रखा गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 का या 300A में शामिल किया गया और इसको एक कानूनी अधिकार बनाया गया। तो संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है, बल्कि क्या है, कानूनी अधिकार है। क्लियर। समान नागरिक संहिता, देखो समान नागरिक संहिता किस राज्य में है, समान नागरिक संहिता का मतलब कॉमन सिविल कोड। क्लियर। जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम, गोवा, क्या ऑप्शन होगा, देखो यहां आंसर होगा डी। भारत का एकमात्र राज्य गोवा ऐसा है जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू है, समान नागरिक संहिता या समान आचार संहिता। क्लियर। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है और पंथ निरपेक्ष राज्य में ही कॉमन सिविल कोड लागू होता है, परंतु भारत में पूरी ये कहें संपूर्ण भारत में कॉमन सिविल कोड अभी लागू नहीं है। कॉमन सिविल कोड व्यक्तिगत संपत्ति
विवाह, गोद, तलाक, इन सब पर एक कानून बनाता है, धर्म के आधार पर इन पर विभेद नहीं करता। भारत धर्म निरपेक्ष है, परंतु कानून के आधार पर यहाँ पर धर्म के साथ साथ नियमों में बदलाव देखा जाता है। तो भारत में कॉमन सिविल कोड लागू नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई। देखो यहां पर जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या ग्राम, क्या आंसर होगा? देखो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई होगी। आंसर यानी यहां पर क्या होगा? सी, ग्राम पंचायत, जो ग्राम स्तर पर। ग्राम पंचायत के बाद आएगी पंचायत समिति, विकास खंड अर्थात ब्लॉक स्तर पर, और फिर होगी जिला परिषद, जनपद स्तर पर, जिला स्तर पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण की सिफारिश की, क्षमता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए या संपन्नता के लिए? कौन सा ऑप्शन होगा? मॉन्टेस्क्यू से जो है फ्रांस के राजनीतिक विचारक हैं और इनका मानना था स्वतंत्रता के लिए शक्तियों का पृथक्करण आवश्यक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य इसका बंटवारा होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर। और इनकी सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी को सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में अपनाया गया। क्लियर? यहां पर आंसर क्या होगा? बी, स्वतंत्रता के लिए। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का प्रबंध किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के संगठन यानी ग्राम पंचायत के नियमों का प्रबंध करने का जो उल्लेख है वो किया गया है? आंसर क्या ऑप्शन होगा? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 52। आंसर होगा ए। संविधान के अनुच्छेद भाग 4 में संविधान अनुच्छेद 40, क्लियर, अनुच्छेद जो भाग 4 है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 40 में यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात हो रही है, उसमें जो अनुच्छेद 40 है वो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 3 सिद्धांत बताए थे, समाजवादी, गांधीवादी और बौद्धिक उदारवादी। क्लियर? तो यहां पर जो अनुच्छेद 40 है वो किससे संबंधित है? गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है और उसी में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है। तो आंसर क्या होगा? ए, अनुच्छेद 40। संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रबंध किया गया है? यह भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत होगा और यहां पर आंसर क्या होगा? सी, 39A, 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। नेक्स्ट, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? देखो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, फिर भी त्रिस्तरीय यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, विकास खंड और जिला परिषद के स्तर पर। तो आंसर क्या होगा? बी, बलवंत राय मेहता। देखो बलवंत राय मेहता 1956 में बनी थी। यहां पर ईयर इंपॉर्टेंट होगा, क्रम याद रखना, क्रम में पूछा भी जाता है कभी कभी। तो पंचायत की त्रिस्तरीय स्थापना किस समिति की सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता। अगर अशोक मेहता की बात करें तो अशोक मेहता ने सिफारिश तो की 1978 में, लेकिन इन्होंने 2 स्तरीय बात की, इन्होंने त्रिस्तरीय की बात नहीं की, 2 स्तर की बात की। क्लियर? सिंघवी की बात करें तो 1987 में इनकी सिफारिश आई थी। इनकी सिफारिश थी पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो सिंघवी क्या थी? पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश थी। विश्वेश्वरैया की बात करें तो विश्वेश्वरैया ने 1960 में ग्रामीण स्तर पर सिंचाई व्यवस्था से संबंधित सिफारिश प्रदान की थी। यहां पर आंसर क्या होगा हमारा? बी, बलवंत राय मेहता समिति। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रपति में से निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति? आंसर रामनाथ कोविंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नीलम संजीव रेड्डी, प्रणब मुखर्जी। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो देखो भारतीय
राष्ट्रपति के इतिहास में अगर देखें तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति वो है आपके नीलम संजीव रेड्डी। क्लियर, नीलम संजीव रेड्डी। रामनाथ कोविंद की बात करें तो ये 14वें राष्ट्रपति हैं। प्रणब मुखर्जी की बात करें तो 13वें राष्ट्रपति। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो 11वें राष्ट्रपति भारत के, और नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? आंसर, उपराष्ट्रपति को। रिक्त राष्ट्रपति पद को भरना कितने समय में अनिवार्य है? रिक्त राष्ट्रपति पद, अगर राष्ट्रपति पद खाली होता है तो उसको कितने समय में भरना अनिवार्य होता है? आंसर क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा सी, 6 माह। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? यदि ऐसा हो जाए कि राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो और उपराष्ट्रपति पद भी रिक्त हो तो उनके कार्य को कौन संपादित करेगा, निर्वहन कौन करेगा? तो ऑप्शन क्या होगा बेटा यहां पे? ऑप्शन सी, भारत का प्रधान न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश। क्लियर। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण कौन तैयार करता है? कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? संसदीय मामलों के मंत्री, प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिमंडल द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा, राष्ट्रपति के विशेष सचिव द्वारा। आंसर बी होगा, प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिमंडल के द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? अगर राष्ट्रपति से निर्वाचन संबंधित कोई विवाद होता है तो उसको कौन हल करता है? निर्वाचन आयोग, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या महान्यायवादी? आंसर सी, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत करने का अधिकार किसे है? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद? आंसर डी, संसद। संसद महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है। क्लियर। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य संचालित होता है राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नामित मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा या वैकल्पिक सरकार के द्वारा? तो यहां पर आंसर क्या होगा? बिल्कुल सी आंसर होगा, राज्य के राज्यपाल द्वारा। क्लियर। तो आज के लिए यहीं तक क्लास। मित्रों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।